अच्छा, चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू लाइफस्टाइल मेडिसिन है। बेसिकली उसके अंदर उन्होंने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट की बात की। होल फूड वो क्या होता है, जिसके अंदर आपके ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, लेग्यूम्स वगैरह हो, और एनिमल प्रोडक्ट्स को कहते हैं बिल्कुल लिटिल टू नो आप यूज़ करें, मतलब जिसमें डेयरी भी आ जाती है, मीट भी आ जाती है, एग्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ACLM जो है, जो हमारी लाइफस्टाइल मेडिसिन है, उसके 6 पिलर्स हैं। सबसे पहली बात है कि एविडेंस बेस्ड है, और उसके अंदर जो इनकी इंटरवेंशंस है ना, आप सबसे पहले होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करें, ठीक है, प्रिडोमिनेंटली। और एक्सरसाइज अपनी आप फिजिकल रखें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, स्लीप आपकी रेस्टोरेटिव हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, रिस्की सब्सटेंस को अवॉइड करें, और आपके सोशल कनेक्शन हो। ये इसकी प्राइमरी मोडालिटीज़ हैं, और ये क्लिनिशियंस और ट्रेंड सर्टिफाइड जो हैं वो इसमें करते हैं। और बेसिकली इनका एम क्या है, प्रिवेंट, ट्रीट और रिवर्स डिजीज़ों के, ठीक है। ये ACLM के 6 पिलर्स और इसकी डेफिनेशन जो ACLM ने बताई है। उसके बाद 2018 की जो कोर कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से जो LM है वो ऑफ़र करती है यूनिक अप्रोच, जिसके अंदर वही बात होल फूड प्लांट बेस्ड की बात आ गई, डाइट की बात आ गई, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप की बात आ गई। इधर उन्होंने न्यू वर्ड एक इमोशनल यूज़ किया है, वेलबींग एंड अवॉइडिंग रिस्की सब्सटेंसेज टू नॉट ओनली प्रिवेंट बट ऑल्सो टू ट्रीट एंड रिवर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज। फिर गैरी एगर की एक है जिसके अंदर वो एप्लीकेशन की बात करते हैं कि LM को आपने एप्लीकेशन होनी चाहिए, मेडिकल बिहेवियर, मोटिवेशनल एंड एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स टू द मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ क्लिनिकल सेटिंग, टीचिंग सेल्फ केयर, ठीक है। ये सेल्फ केयर, सेल्फ मैनेजमेंट की बात गैरी एगर करते हैं, एंड आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। उसके बाद हम ITLC की बात करते हैं। ITLC कौन कौन से होते हैं, प्रिटिकन ऑर्नरशिप के सारे ITLC एविडेंस बेस्ड होते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले एक इंडक्शन फेज़ होता है, मल्टी ग्रुप मोडालिटीज़ टीम यूज़ होती है। बेसिकली ये OPD का 60 मिनट का सेशन हो सकता है जो 1 to 3 टाइम्स पर वीक होता है, फॉर 8 to 18 वीक्स कंटिन्यू करता है, ठीक है। 60 मिनट्स का 1 to 3 टाइम्स पर वीक फॉर 8 to 18 वीक्स, जो कि बनते हैं 2 to 4.5 मंथ्स। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं 7 to 21 डेज़ के, या 3 to 10 डेज़ के शॉर्टर वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, ITLC और TLC में ये फ़र्क है कि ITLC बड़े रेडिकल होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस चाहिए होते हैं, TLC इतने ज़्यादा रेडिकल नहीं होते। इसकी ITLC के फ़ेज़ कौन से होते हैं, सबसे पहले इंडक्शन फेज़ होता है, फिर मेंटेनेंस फेज़ होता है, फिर सपोर्ट होता है। अच्छा, अब हिस्ट्री लाइफस्टाइल मेडिसिन की देख सकते हैं। सबसे पहले हिपोक्रेट्स का है कि उसने सबसे पहले कहा था कि लेट योर फूड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन बी योर फूड, और कहते हैं ये इससे नहीं है, लेकिन जो है ये इसी चीज़ को एडवोकेट करता था। फिर थॉमस एडिसन ने कहा था कि फ्यूचर के जो डॉक्टर्स हैं दे विल इंटरेस्ट इन पेशेंट इन द केयर ऑफ ह्यूमन फ्रेम एंड डाइट एंड द कॉज ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। फिर नैथन प्रिटिकन का सबसे पहला सिस्टम स्टार्ट हुआ 1970s में, और उसने एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड एजुकेशन टू ट्रीट एंड रिवर्स हार्ट डिजीज़। फिर जॉन मैकडॉगलस का 1970s का प्रोग्राम है, उसका अनलिमिटेड होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, स्ट्रेस रिडक्शन एंड एक्सरसाइज टू ट्रीट रिवर्स डिजीज़। फिर ऑर्निश अंकल आ गए 1980s के अंदर, और उनका लाइफस्टाइल जो ट्रायल है जिसमें रिग्रेशन ऑफ कार्डिक स्टेनोसिस होता है 1 ईयर पे, एंड कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट ऑफ 5 ईयर प्रोग्राम जो है उनका प्रोग्राम बेसिकली क्या है, 10% लो फैट वेजिटेरियन डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग सेसेशन इन स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स, एंड एम्फेसाइज पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड कनेक्टिवनेस, ठीक है। उसके बाद 1990s में एसेल्स्टीन आ गए, उन्होंने 20 ईयर की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की, अरेस्टिंग एंड रिवर्सिंग हार्ट डिजीज़ इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। फिर हमारे पास चिप प्रोग्राम आ गया 1990s का, हैंस डेल का, उन्होंने भी प्रिवेंट, ट्रीट, रिवर्स चीज़ें की हैं। वो आउट पेशेंट TLC प्रोग्राम था जिसको उन्होंने इनकरेज किया होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, एक्सरसाइज क्या करने के लिए, प्रिवेंट, ट्रीट एंड रिवर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेज। फिर WHO ने एक रिपोर्ट दी, इनॉग्रल रिपोर्ट दी ऑन डाइट, न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, और ये एड्रेस हुआ था कि वो रिलेट कर सकेंगे पुअर क्वालिटी डाइट और एक्सेस कैलोरीज जो है उसकी वजह से क्रॉनिक डिजीजेज होती है, और उसके अंदर गाइडलाइंस भी थी ऑन ऑप्टिमल इनटेक ऑफ फैट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जेम्स रिपी आगे लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो हैं जिनकी बुक भी उन्होंने प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेक्स्ट बनाया। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले ACLM की, ACLM जो है वो 2004 में फाउंड की थी बाय जॉन केली और लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी ने, और कुछ विजनरी फिजिशियंस थे। उसके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनमें से कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो अभी इस वक्त जॉन केली है, मैक ब्राह्मन और वाइन डेजिग्नर है, इसके अलावा भी और हैं। उसके बाद सिंस 2014 जो है इसकी मेंबरशिप जो है वो इंक्रीज़ हुई है 900%, तो मतलब 5800 मेंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं 2014 से। उसके अलावा जो इसकी कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं
2010 में लैंडमार्क आर्टिकल आया था। ये लैंडमार्क आर्टिकल था फिजिशियंस कॉम्पिटेंसीज फॉर प्रिस्क्राइबिंग लाइफस्टाइल मेडिसिन। ये फर्स्ट टू डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल कॉम्पिटेंसी नेसेसरी फॉर प्राइमरी केयर फिजिशियंस टू प्रैक्टिस एलएम। और इसके ऑथर्स के अंदर हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन अमेरिकन कॉलेजों से ACPM और ACLM थे, और साथ लीना लोनोवा और मार्क जॉक्सन जो थे वो इसके लीडिंग ऑथर्स थे। उसके बाद फिर हमारे पास ABLM की हो गई पैदाइश 2004 में। देखिए 2004 के अंदर हमारा ACLM 2004 में बना है, लेकिन जो बोर्ड है वो 2016 में बना है। ये सर्टिफिकेशन और एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए था। इसके लीडर्स में एक मतलब प्रेसिडेंट्स ही मेनली इनके हैं, वाइन डेजनिगर, डेविड फेरेस, लीना लोवा, हर जगह लीना लोवा आ जाएगी, एडी फिलिप्स, डेक्स्टर शर्नी वगैरह। 2017 में इनका पहला एग्ज़ाम हुआ एरिज़ोना के अंदर। 2020 के अंदर 1230 लोग बैठे। सर्टिफिकेशन जो है वो डिफरेंट है डॉक्टर्स और PhDs के लिए। IBLM जो है वो 2016 में बना, और IBLM इंटरनेशनल जो है वो उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए। अब कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर 5 चीज़ें हैं। मैंने इसका बनाया है L कामो L से लीडरशिप, K से नॉलेज, A से असेसमेंट, M से मैनेजमेंट, O से ऑफिस। लीडरशिप में क्या है, आपने प्रैक्टिस और प्रीच करना है। आपने खुद भी वो चीज़ें लाइफस्टाइल मेडिसिन की करनी है, और अपने घर, ऑफिस, कम्युनिटी, पॉलिटिकल फोरम्स, हर जगह में आपने ये चीज़ प्रीच भी करनी है, बताना भी है। नॉलेज के अंदर आपने गेन खुद भी करना है एविडेंस बेस, और दूसरों को भी एविडेंस बेस बताना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्मोकिंग की सजेशन के लिए करना है तो आप उसको लंग कैंसर की एविडेंस बेस्ड चीज़ें बताएं। असेसमेंट आपने सिर्फ पेशेंट की नहीं करनी है, आपने उसकी फैमिली की भी करनी है, और उसकी स्टेज ऑफ चेंज को देखना है, उसकी फिजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस देखनी है, और उसका वाइटल साइंस देखने हैं। मैनेजमेंट जो है आपने गाइडलाइंस के हिसाब से करनी है, और आपने पेशेंट की और उसके अंदर आपकी एविडेंस बेस्ड काउंसलिंग मेथड्स होने चाहिए। इस्टेब्लिश आप हेल्दी पेशेंट फिजिशियन और फैमिली रिलेशनशिप करें, एक्शन प्लान्स करें और रेफरेंस करें इफ़ नीडेड। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में आपकी एक टीम अप्रोच होनी चाहिए जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी सिस्टम हर चीज़ को यूज़ करें, ट्रैकिंग करें, अपनी चीज़ों को आउटकम इम्प्रूवमेंट करें, और सेल्फ एफिकेसी वगैरह को आप करें, गोल सेटिंग्स करें। मतलब एक कम्युनिटी टीम वर्क की बात हो विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। अच्छा, LMK और नेशंस डिजीज़ बर्डन की जो बात है, वो कहते हैं कि लीडिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO वगैरह वो कहते हैं कि LM के बगैर जो है डिजीज़ का बर्डन ठीक नहीं हो सकता। फिर हेल्दी पीपल इनिशिएटिव जो 10 ईयर का इनिशिएटिव है, उसने लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर 2020 के क्या दिए, LM सेवी, मतलब LM वाली चीज़ें और कुछ एक्स्ट्रा, जैसे फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, टोबैको यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़, रिस्पॉन्सिबल सेक्शुअल बिहेवियर, मेंटल इलनेस, इंजरी, वायलेंस, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, इम्यूनाइजेशन, एक्सेस टू हेल्थ। तो ये सब चीज़ें प्लस सेवी, मतलब LM वाली काफ़ी सारी चीज़ें और जो एक्स्ट्रा हैं वो सेवी। अच्छा, उसके बाद नेशनल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी 2011 की आई है। वो फर्स्ट एंड करंट कंपोनेंट है अफोर्डेबल केयर एक्ट, जो सर्जन जनरल रेगना बेंजामिन का था। इसका आइडिया ये था कि अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सिक केयर टू वेलनेस केयर में तब्दील हो एंड डिजीज़ प्रिवेंशन हो। अमेरिकन प्लान फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि वो असेसमेंट करें, काउंसलिंग करें किसकी, फ़िज़िकल एक्टिविटी की, और स्क्रीनिंग और काउंसलिंग करें किसकी, ओबेसिटी, न्यूट्रिशन और अल्कोहल की, और सजेशन करवा दें टबैको की। ये इनका नेशनल वेलनेस प्रोग्राम है। उसके बाद एक आपका नेशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट केयर आया था 2001 में, सबमिटेड टू कांग्रेस बाय HSS। उसकी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन थी और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ दैट इंक्लूड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रिवेंशन से एंड ट्रीटमेंट ऑफ लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टालिटी, फैमिली एंड पर्सनल पार्टनर इन हेल्थ केयर, कम्युनिटी इंगेजमेंट फॉर हेल्दी लिविंग। उसके बाद हम पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स ऑफ बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले ये जो लीना नोवा का जो फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव मेडिकल केयर, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ इंप्रूवमेंट, इम्प्रूविंग अनहेल्थी बिहेवियर्स, इन्होंने क्या बोला था कि ये एलिमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ है 2 चीज़ें पे, ट्रस्टिंग एक रिलेशनशिप हो पेशेंट और फिजिशियन का, और पेशेंट को अच्छी फैमिली और कम्युनिटी की सपोर्ट हो। उसके बाद फिर हमारे एक और इन्हीं जामा वालों ने बिहेवियर प्रीडिस्पोजिशन, फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल में उन्होंने हेल्थ आउटकम्स को रख के बताया था कि लाइफस्टाइल कंडीशन जो हैं वो कॉज ऑफ डेथ है 80%।
ठीक है। ये बुडाई ने बोला था कि जो हमारी लाइफस्टाइल वाली चीज़ें वो 80% हमारी डेथ करती हैं। कॉमन डिजीज़ क्या हैं, इसका मैंने बनाया था होमोकैट। कॉमन डिजीज़ हमारी क्या है, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक, ओबेसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, सीवीडी, आर्थराइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, डिसलिपिडीमिया। ये मेजर सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं जिनकी वजह से 80% ऑफ द डेथ्स होती हैं। फिर सीडीसी ने क्या कहा था कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट और कैंसर है। हार्ट 23, कैंसर 21, और 4th to 7th हमारा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और स्ट्रोक 5.6 पे, अल्जाइमर 4.3 पे और डायबिटीज़ 3 पे। जामान का मोकाद ने कहा था कि 80% ऑफ प्री मेच्योर डेथ टोबैको, पुअर डाइट और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। रीव्स ने कहा था कि सिर्फ 3% हेल्दी लेवल्स लोगों के हैं। वो हेल्दी लेवल्स क्या हैं, नॉन स्मोकर जो कि सिर्फ 76% है, हेल्दी वेट 40% का सिर्फ, फ्रूट्स और वेज 23% ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ 22% कर रहे हैं। 1 in 7 स्टिल स्मोक, 3 in 4 ईट लो फ्रूट एंड वेजी, 4 to 5 डोंट गेट फिजिकल एक्टिविटी। ओजा फ्रैंक ने कहा था 11% डायबिटीज मेलाइटिस फॉलो, पेशेंट सिर्फ 11% फॉलो करते हैं गाइडलाइंस, बाकी नहीं कर रहे। और हार्ट डिजीज़ सोनी ने बोला था और मोहम्मद दाली ने बोला था कि 8% ऑफ हार्ट डिजीज़ पेशेंट कंटिन्यू टू स्मोक, यानी कि स्मोकिंग की कम हो जाती है। 92% एडहेयर करते हैं और 8% कंटिन्यू करते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में क्या है, हमारे एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स हो सकते हैं, जेनेटिक एपिजेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हो सकते हैं, हेल्थ लिटरेसी की बात हो सकती है, लोकल इन्वायरमेंट की बात हो सकती है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकते हैं। डिस्पैरिटीज़ के अंदर हमारी वही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इन्वायरमेंटल पुअर केयर, पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, डिफरेंट केयर सीकिंग बिहेवियर, लिंग्विस्टिक बैरियर्स और ट्रस्ट और वो सब चीज़ें। और इसके अंदर ये भी था कि बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ हेल्थ जो है वो आपकी एजुकेशन है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में एजुकेशन इज़ द बेस्ट हेल्थ प्रिडिक्टर। अच्छा, कुछ हमारे पास स्टडीज़ हैं। स्टडीज़ के अंदर सबसे पहले इंटर हार्ट स्टडीज़ है, यूसुफ की थी। ये स्टैंडर्डाइज केस कंट्रोल स्टडीड है। एमआई के रिस्क फैक्टर को स्टडी किया है इन्होंने सीसीयू के अंदर 52 कंट्रीज़ में जो पेशेंट एडमिट थे फर्स्ट एमआई के बाद सीसीयू के अंदर। इसके अंदर 9 रिस्क फैक्टर्स थे फॉर एमआई अक्रॉस जेंडर, रेस एंड एथनिसिटी। ये 9 रिस्क फैक्टर्स क्या थे, ठीक है। आप किसी भी एक पर्सन को, जैसे मैंने किसी एक पर्सन का नाम रखा है, आप उसके साथ हर स्टडी के साथ किसी एक को रख लें तो वो याद रहता है कि उस बंदे में स्मोकिंग, लिपिड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल कंजम्पशन एंड साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से 5 फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं 80% ऑफ पीपल के लिए। वो 5 फैक्टर्स कौन से हैं, स्मोकिंग, लिपिड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। इसका भी एक निमोनिक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 9 फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है 90% ऑफ मैन के अंदर, 94% ऑफ वुमेन के अंदर डिजीज़ कॉज करने के लिए। उसके बाद उन्होंने साइको सोशल फैक्टर्स को भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी थी कि 33% इस वजह से भी होते हैं जिसको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद इंटर स्ट्रोक है, ये भी एक बड़ी स्टडी है, ये 32 कंट्रीज़ में हुई है। इसने स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आप किसी का नाम याद कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर है, हाइपर 10 रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, करंट स्मोकिंग, एब्डोमिनल ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, डायबिटीज़, अल्कोहल इनटेक, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, कार्डियक कॉजेज़ और एब्नॉर्मल लिपिड्स। अब देखें ये स्ट्रोक किया तो इसमें कार्डियक कॉजेज़ भी आ गए, एब्डोमिनल ओबेसिटी, बाकी तकरीबन सेम है। 90% ऑफ रिस्क ऑफ स्ट्रोक जो है लोगों के अंदर, 90% लोगों के अंदर ये 10 के 10 थे। उसके बाद शिकागो हेल्थ एसोसिएशन की डिटेक्शन है, ये इसके अंदर भी आप किसी का नाम रख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ये था कि रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ डिटर्मन्ड बाय द नंबर ऑफ कार्डिक फैक्टर्स। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मिडिल एज में लो कार्डिक रिस्क फैक्टर्स है ना, तो आपकी ओल्ड एज में बेटर लाइफ होगी। जो लो रिस्क फैक्टर मैन होते हैं उनके 2/3 ऑफ चार्जेस होते हैं, और जो लो रिस्क वुमेन होती है उनके 1/2 ऑफ टोटल चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद एक लियोर्ड जॉन्स की एक स्टडी थी जिसके अंदर उसने कहा था कि 6 चेंजेस अगर आप अपनी लाइफ में ले आएँ तो आपके 90 to 95% रिडक्शन ऑफ हार्ट डिजीज़ हो सकता है। अब 50% रिडक्शन कैसे होता है, अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर लें और अगर आप अपनी स्मोकिंग सेसेशन कर लें। और स्मोकिंग सेसेशन कर लेंगे तो सडन हार्ट अटैक का रिस्क पर्टिकुलरली 50% कम होगा। 30 to 35% कम तब होगा जब आपका आइडियल वेट होगा और वेस्ट होगा और आपकी फिजिकल एक्टिविटी ग्रेटर देन 150 होगी। 20 to 25 कब होगा, जब आपकी ग्रेटर देन 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज होंगी। और 16% जो होगा आपका, अगर आपका 6 मिलीग्राम ऑफ मर्करी डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा, यानी कि आपका स्ट्रोक का रिडक्शन 42% होएगा। अच्छा, फ्रेमिंगम जो सा था उसके अंदर उसने ऑप्टिमल रिस्क बताया था स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल इनएक्टिविटी। और उसने कहा था कि आपका लाइफ टाइम रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है इन पीपल हु आर फ्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एट एज ऑफ 50
ठीक है, जिनका एज ऑफ 50 कम था तो उनका लाइफ टाइम रिस्क डिक्रीज़ हुआ था। मैन जिनके अंदर ऑप्टिमल रिस्क स्टेटस पे थे उनका 5 टाइम रिस्क कम हुआ था, और जिनका मैन जिनका 2 और मोर रिस्क फैक्टर्स थे उनका 69% था। ठीक है, जिनका ऑप्टिमल था उनका 5 वर्सेस 69। इस तरह वुमेन का 8 जिनका ऑप्टिमल था वर्सेस 50। मीडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनका 10 ईयर लॉन्गर हो गई थी। ठीक है, 11 ईयर मोर फॉर मैन एंड 8 ईयर मोर फॉर वुमेन। उसके बाद मिस्टर फिट है। मिस्टर फिट जॉन सा है वो लार्जेस्ट कोहॉर्ट था। उसके रिस्क फैक्टर्स के अंदर हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, कंट्रोल स्मोकिंग था। उसके अंदर भी आप किसी का एग्जांपल लिख सकते हैं जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल किए गए, उनका लो रिस्क में 70 to 85% का CVD मोर्टालिटी कम हो गई, टोटल मोर्टालिटी 40 to 60 की कम हो गई, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 to 10 ईयर्स हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर भी फ्रेमिंगम में भी 10 थी और इधर भी 10 थी। अच्छा, नर्सेज जो है इसके अंदर भी आप किसी नर्स का याद रख लें, किसी का नाम याद रख लें। प्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, 14 ईयर्स तक गई थी और काफ़ी सारी औरतें नर्सेज थी इसमें। 5 रिस्क फैक्टर्स इसमें थे, इसमें आप किसी का नाम याद कर सकते हैं। जैसे इनके अंदर एब्सेंस ऑफ स्मोकिंग था, BMI इनका लेस देन 25 था, फिजिकली एक्टिव थी, मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन थी, और हेल्दी डाइट स्कोर था। हेल्दी डाइट स्कोर के अंदर 3 चीज़ें, आप सीरियल फाइबर्स ले रहे हैं, मरीन ओमेगा 5 ले रहे हैं, और फोलेट ले रहे हैं। और स्कोर्स वर देन कैटेगराइज इनटू 1 of 5 क्वांटाइल्स। ठीक है, हेल्दीएस्ट टू लीस्ट हेल्दी, जिनके अपर 40 या टॉप क्वांटाइल में था उनका हेल्दी डाइट स्कोर था। ऑल 5 फैक्टर्स जो थे प्रेजेंस जिनके थे उनका 82% रिस्क ऑफ कॉर्नी हार्ट डिजीज़ कम था। और इनके अंदर 4 फैक्टर्स थे, यानी कि डाइट, नॉन स्मोकर, फिजिकल एक्टिविटी प्लस BMI उनका 40 to 70 था, 47 to 70 था। और इनमें 3 फैक्टर्स थे, डाइट, नॉन स्मोकर, फिजिकल एक्टिविटी, इनका 42 to 60% था। उसके बाद एक 3 लार्ज प्रोस्पेक्टिव हेल्थ स्टडी है जिसके अंदर नर्सेज 2 और हेल्थ प्रोफेशनल है, ये सतीजा ने की थी, और एनालाइज किया था द इफेक्ट ऑफ हेल्थीफुल वर्सेस अनहेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट। तो उन्होंने कहा था कि मोर देन 48 लाख पीपल इसमें थे, और 86,000 डॉक्यूमेंट की थी उन्होंने डिजीज़ कोरोनी हार्ट डिजीज़। हाईएस्ट एडहेरेंस टू हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट जिनकी थी उनका इंडिपेंडेंटली इन्वर्स एसोसिएशन था डिजीज़ के साथ, और जितना हेल्दी डाइट होगा उतना स्ट्रॉन्गर इन्वर्स एसोसिएशन होगा। अनहेल्दी डाइट का जाहिर बात है पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। फिर हमारे पास एडवेंटिस आते हैं। एडवेंटिस ने रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी पे काम किया था, टोटल वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेज। ऑल कॉज जो था उसका हैजर्ड रेशियो 0.85 था। इस्कीमिक डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कैंसर का 0.90, 0.91, 0.92 रिस्पेक्टिवली, अदर 0.70। और एक लीनियर रिलेशनशिप था टोटल वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। टोटल वेजिटेरियन के अंदर लोअर BMI आया था, लोअर ऑड्स ऑफ हैविंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। और ऑड रेशियो जो थे वो इसी तरह से 0.5, 0.51, 0.44, 0.37 किस किस का, डायबिटीज़, मेट्स और हाइपरटेंशन का। BMI वीगन का 23.6, नॉन वेज का 28.8। लियोन डाइट के अंदर उन्होंने सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कॉर्नियरी डिजीज़ देखी थी। मेडिटेरेनियन वर्सेस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की स्टेप 1 का मेडिटेरेनियन डाइट का 4 ईयर प्रोटेक्टिव था, इफेक्ट फॉलोइंग फर्स्ट MI। फिर आगे हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन के अंदर, अच्छा ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। कंपैरिजन के अंदर हमारा जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है उसकी चीज़ें कि हमारा लाइफस्टाइल मेडिसिन होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, स्लीपिंग, स्मोकिंग सेजेशन हो जाता है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, कनेक्टिवनेस, ये सब चीज़ें हमें पता है। और पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड, और लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रीटमेंट होता है, जो डॉक्टर होता है वो कोच होता है, और लेबॉर्ट्री वर्क्स वगैरह सारे जो है इसमें रिवर्सल की तरफ चीज़ें जाती हैं। ठीक है, ये हमारा लाइफस्टाइल मेडिसिन। अब बाकियों के साथ इसका डिफरेंसेस ये हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ना, वो कहते हैं कि इसमें एविडेंस बेस्ड नहीं होती, और इसके अंदर जो आपको एविडेंस बेस्ड चीज़ें लगी उनको रखें, बाकियों को ना रखें। इंटीग्रेटिव जो सी थे वो कहते हैं होल पर्सन को देखते हैं, मतलब फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल, हर चीज़ उसकी देखी जाती है। इंटीग्रेटिव में होल पर्सन को देखा जाता है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल, इन्वायरमेंटल एंड स्पिरिचुअल, और ये कॉम्बो होता है कन्वेंशनल, एविडेंस बेस्ड जो है कन्वेंशनल जाहिर बात, और साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो कि इंटीग्रेटिव, जो ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव को मिक्स करके देते हैं। फंक्शनल के अलावा वो सेलुलर लेवल पे देते हैं, बायोकेमिकल फंक्शन को देते हैं, ऑर्गन सेल लेवल पे देखते हैं, बैलेंस और प्रोसेस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म को देते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन को देखते हैं, ऑक्सीडाइटिव स्ट्रेस का कंट्रोल देखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन को देते हैं। माइंड और बॉडी जो होता है वो फोकस करता है माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन पे, आपका बिहेवियर, इमोशन, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल को देखता है। प्रिवेंटिव के अंदर वो ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं, और जो है हमारा कन्वेंशनल जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर बेसिकली वो एंड केयर होता है, और टारगेट होता है
पैथोजन की तरफ, कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़ की तरफ होता है, और रिड्यूस और डीग्रेड लॉन्ग टर्म प्राइमरी सेकेंडरी आउटकम्स। ये पैसिव होता है, पेशेंट की ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी होती, प्रोवाइडर ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्रॉनिक डिजीज़ एंड LM, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो LM है वो डिजीज़ रिलायंस, डिक्रीज रिलायंस ऑन मेडिकेशन, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम करता है। ये हमें पता चला सारथी और कॉलीग्स का, जो उन्होंने एशियन यूथ पे किया। उन्होंने ITLC अलोन या मेटफॉर्मिन, इनका HbA1c ग्रेटर देन 9 था, उनका रिवर्सल और पार्शियल रिमिशन हो गया 3 मंथ्स में, और 2 ईयर्स में फॉलोअप हो गया। मोस्ट इफेक्टिव है ये, हमें जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्लान का नॉलर ने इसमें बताया था कि 2 टाइम्स मोर इफेक्टिव है मेटफॉर्मिन से, और हैम्बर्ट्स ने बताया था कि 26% एक्सरसाइज जो है वो PTCA और इन CAD पेशेंट्स में इफेक्टिव है। जेनकिंस डाइट से हमें पता लगा कि सेफ कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन्स के हिसाब से ही कम होता है, और इस डाइट की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। लोअर कॉस्ट है, हेल्थ केयर सस्टेनेबल है, ये चिप और डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम ने हमें बता दिया।